नमस्कार, स्वागत है आपका होराइजन हिंद कौन बनेगा एमएलए में। कौन बनेगा एमएलए एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको मिलवाते हैं ऐसे योग्य चेहरों से, ऐसे योग्य लोगों से जिनको आप भली भांति जानते तो हैं, लेकिन वो आप अपना विज़न आपको हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से अपना विज़न बताएंगे। आने वाले चुनाव में बड़ी गंभीर रूप से जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग योग्य हैं, वो लोग हमारे पास पहुंचते हैं और हम उनसे साक्षात्कार लेके उनका विजन आप लोगों तक पहुंचाते हैं। इस कड़ी में आज पेश करते हैं डॉक्टर राजकुमार जयपाल। डॉक्टर राजकुमार जयपाल एक बहुत एफिशिएंट, डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। डॉक्टर राजकुमार जयपाल को मैं परिचय दूँ ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता के लिए बताता हूँ। राजकुमार जयपाल कांग्रेस दक्षिण का एक बहुत मजबूत चेहरा है, एक राजनीतिक परिवार को बिलोंग करते हैं। इनके पिता, इनकी माता सब पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग रहे हैं, मिनिस्टर्स रहे हैं। डॉक्टर साहब खुद एमएलए रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हैं। अजमेर क्लब के अध्यक्ष हैं, नैक के अध्यक्ष हैं, मेघवाल समाज के अध्यक्ष हैं। ऐसी बहुत सारी फहरिस्तें। लेटेस्ट राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने डॉक्टर जयपाल को उपाध्यक्ष बनाया है और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो मीडिया विंग है, मीडिया सेल है कोऑर्डिनेशन, उस कोऑर्डिनेशन का मेंबर बनाया है कमेटी का। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, है ना। तो इट इज़ वेरी नाइस टू सी यू हियर। थैंक यू। एक औपचारिकता है, आप मैं आपके मुंह से सुनना चाहूँगा कि आपको इतने साल हो गए, आपके परिवार को आपको इतने साल हो गए बीइंग इन सोशल लाइफ, बीइंग इन सोशल सर्विस, हाउ डू यू टेक आपके टाइम में जब आपने पहली बार चुनाव लड़ा और आज के में कितना डिफरेंस महसूस करते हैं? क्या फ़र्क आया है लोगों में और स्टाइल में? अच्छा, पहले तो मैं बता दूं क्योंकि मैं ऐसे तो मेडिको डॉक्टर हूँ, एमबीबीएस किया, एमएस किया जनरल सर्जरी में, लेकिन क्योंकि मेरी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, राजनीति में मेरे मदर 11 साल एमएलए मिनिस्टर रहे, फादर 5 साल मिनिस्टर रहे, इसलिए मेरा शुरू से जो इंटरेस्ट था वो राजनीति में था, इसीलिए मैं राजनीति में आया। और मेरा यही ध्येय रहता है और अभी भी है कि किस तरह से गरीब तबके की, दलित वर्ग की, या जो जिनकी भी मैं टेलीफोन से या जाके मदद कर सकूं, वो मदद करने के लिए मेरा यही ध्येय रहता है। जहाँ तक ध्येय की बात की डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए कि आप सर्जन थे, यू आर क्वालिफाइड सर्जन, राइट, है ना। यू वुड हैव डन वेरी वेल। आप चाहते तो बड़ा आराम से कर सकते थे। बीइंग अ पॉलिटिकल फैमिली आपने इंटरेस्ट शो किया, तो आप भाई लोगों को तो मालूम है डॉक्टर जयपाल से एक्सपेक्टेशन एन लेवल की है ना, लेकिन आप ऐसा क्या करेंगे अगर पार्टी मौका देती है, अपन चुनाव जीतते हैं अपन, तो आपके सपने का अजमेर, आपके विजन का अजमेर क्या होना चाहिए? आप देखोगे कि अजमेर में जो चौमुखी विकास होना चाहिए, ये जो अजमेर का डेवलपमेंट होना चाहिए, वो हम बहुत लेग कर रहे हैं। अगर हम कंपेयर करें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा से, तो अजमेर 50 साल पीछे हो गया है। आज अजमेर की स्थिति ये है कि हम मूलभूत सुविधा से ही उभर कर नहीं आ पाए। जैसे पानी की समस्या है, 72 घंटे पानी आ रहा है। जैसे एक बारिश होती है, जो आना सागर स्क्रैप चैनल है वो पूरे शहर में से होकर गुजरती है, और कच्ची बस्ती में, निचली बस्ती में, गरीब बस्ती में, दलित बस्ती में 4-4 फीट पानी आ जाता है। अब की आपने स्थिति देखी, क्या भयावह स्थिति थी कि मतलब 3-3, 4-4 दिन तक पानी रहा निचली बस्तियों में। तो ये एक प्रॉपर मास्टर प्लान होके ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। और जहाँ तक अन्य सुविधा का सवाल है, अन्य डेवलपमेंट का सवाल है, अजमेर में न सड़कों की प्रॉपर व्यवस्था है, न लाइट्स की व्यवस्था है, न अन्य कोई ऐसी व्यवस्था है जिससे ये लगे कि हाँ, अजमेर एक स्मार्ट सिटी है और बहुत अच्छी सिटी है। तो मेरा हमेशा ध्येय यही रहा है। जब मैं पहले एमएलए था तो मैंने और मोटवानी जी ने मिलके बीसलपुर योजना लाए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये रहा कि बीसलपुर का भी केवल 25% पानी अजमेर को आ रहा है और 75% जयपुर जा रहा है। एक सबसे बड़ी विडंबना रही, चाहे वो कुछ भी कहो, कि पिछले 20 साल से, मतलब 4 टर्म से, दोनों उत्तर और दक्षिण में
बीजेपी के एमएलए रहे, मतलब 20 साल का टेन्योर बहुत बड़ा टेन्योर होता है। ये आप नहीं कह सकते कि साहब कांग्रेस की सरकार थी इसलिए हम नहीं कर सके, विधायक ये नहीं कह सकते, ये नहीं पल्ला झाड़ते। उनके टाइम में वो दोनों मिनिस्टर रहे बीजेपी के समय में, और मिनिस्टर भी रहे, प्लस आपको अगर जनता ने चुना है एज एमएलए विधायक, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप किस तरह से इस अजमेर का चहुमुखी विकास करें, इसका डेवलपमेंट करें। जहाँ तक सवाल है, अब बीजेपी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अजमेर को स्मार्ट सिटी घोषित किया, पैसा भी दिया, आपको भी मालूम है कि वो पैसा कहाँ गया किसी को ही नहीं मालूम। आज ये स्थिति है कि जितने भी कार्य हुए, चाहे वो 7 वंडर्स के हुए या विजयलक्ष्मी पार्क के हुए या आज़ाद पार्क के हुए या पटेल मैदान के हुए, एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने सबको तोड़ने का आदेश दे दिया। तो मैं तो चाह रहा हूँ इसमें ये प्लानिंग फेलियर नहीं, प्लानिंग फेलियर कहलाएगा ना, ये प्लानिंग फेलियर। ये किसके पार्ट पे है? ये जो उसमें थे स्मार्ट सिटी में जितने मेंबर्स थे, चाहे अधिकारी थे या ये एमएलएस थे, वो मेंबर थे, उनके उन्होंने साइन किए हैं सब पे। अच्छा, तो सब अधिकारी दोषी हैं, सारे जो विधायकगण हैं वो दोषी है, और मैं तो कह रहा हूँ सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसको तोड़ने के आदेश दे दिए विद इन 40 डेज और 60 डेज में, तो इसकी आपको मालूम है कि इसकी केवल अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है, इतनी स्ट्रॉन्ग ये ट्रिब्यूनल है। तो ये बड़ी विडंबना है। ये जहाँ तक 7 वंडर्स का सवाल है, मुझे ये दिख रहा है कि जो 7 वंडर्स का जो स्ट्रक्चर है और ये जो है वो काफ़ी, मतलब वो एक तरह से अन्ना सागर की लैंड पे ही बना हुआ है। बिल्कुल। तो इस चीज़ का विरोध खुद देवनानी और खुद कांग्रेस, ये भाजपा के जो लीडर्स हैं वो खुद भी विरोध करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि खुद का लोगों के सिग्नेचर होते हैं। हाँ, सिग्नेचर होते हैं। तो इनको क्या इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, अपना खुद का विरोध? यही तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अपने आप के खिलाफ चलते हैं लोग। हाँ, मतलब आप देखो ना कि कितनी बड़ी विडंबना की बात है कि थोड़ा बहुत जो भी डेवलपमेंट है वो भी टूटने वाला है। और ये सबको दिख रहा है कि ये डूब क्षेत्र में आज आप कोई एक छोटा सा एक कमरा बनाते हो तो एडी और म्यूनिसिपैलिटी आके उसको तोड़ने के आदेश दे देती है, और इतना बड़ा आपने स्ट्रक्चर बना लिया, तो आपको नहीं लग रहा था कि ये डूब क्षेत्र में है। तो इसमें अधिकारी, विधायकगण और जो भी इसमें सदस्य थे वो सब दोषी है, और मैं तो कह रहा हूँ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। करोड़ों रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, करोड़ों रुपए स्टेट गवर्नमेंट ने दिए, वो किस तरह से गलत हुआ है उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। तो इसमें आप किसको ज़्यादा जिम्मेदार मानते हो, अधिकारी वर्ग को या इन मतलब इन नाकारा नेताओं को? देखो जो अपने ही खुद का काम ढोल देखो मैं बताऊं, अधिकारी वर्ग तो दोषी है, लेकिन अधिकारी वर्ग तो 2 साल अजमेर में रहता है, बाकी वो तो उसको मालूम ट्रांसफर हो रहा है। मेन दोषी तो यहाँ के जो विधायकगण हैं, जो यहाँ के सदस्य थे लोकल, वो दोषी है। मैं तो चाहता हूँ कि उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप ये देखो पिछले कई सालों से आपको मालूम है नगर निगम में भी बीजेपी का राज है, लेकिन नगर निगम की क्या स्थिति है वो छिपी भी नहीं है। कितना भ्रष्टाचार है, क्या सड़कों की व्यवस्था है, और ओवरऑल सफाई की व्यवस्था आपको मालूम है। तो ये सब दोषी हैं, और इसमें आज की स्थिति ये है कि हम पिछड़ते जा रहे हैं। मतलब मूलभूत सुविधाएं जिस शहर की नहीं हो, तो डेवलपमेंट की बात तो हम बाद में करें, पहले मूलभूत सुविधाएं तो नहीं हो पा रही है, ये मेरा मानना है। दूसरी चीज़ डॉक्टर साहब मुझे आप ये बताइए, आपको ये जो नई जिम्मेदारी मिली है ना, मतलब अमूमन ये माना जाता है ना, आप दक्षिण से टिकट के दावेदार हैं और मुझे लगता है बहुत फिट लोगों में से यू आर वन ऑफ द फिटेस्ट वंस। लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि संगठन जो है वो जब इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देता है, किसी टिकट मांगने वाले को अगर प्रदेश का उपाध्यक्ष बना दिया जाए, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीडिया कोऑर्डिनेशन का मेंबर बना दिया जाए, तो कहीं ना कहीं आपको ही नहीं लगता कि वो आपको संतुष्ट कर रहे हैं और चुनाव टिकट देने में रोड आ जाएगा? नहीं ऐसे तो नहीं, ऐसा नहीं है ये तो, क्योंकि मेरी देखते हुए उन्होंने
मेरे को योग्यता योग्यता को देखते हुए मेरी जिम्मेदारी है। जब बहुत सारे योग्य लोग होते हैं तो एडजस्टमेंट बिठाते हैं ना उन्होंने। आज ये देखें कि मैं एक एससी वर्ग को बिलोंग करता हूँ, मेघवाल कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ। मेघवाल कमेटी में एससी वर्ग में कांग्रेस के टेक्नोक्रेट, डॉक्टर्स, मेडिको डॉक्टर बहुत हार्डली कोई है। और जो मेरा सोशल सर्कल है, जो मैं अन्य संस्थाओं से जुड़ा हूँ, उसको देख के ही मुझे उपाध्यक्ष पद के दिया है। उसी को देखते हुए मुझे मीडिया एंड कम्युनिकेशन का राजस्थान का सदस्य बनाया है। तो ये मेरी योग्यता को देखते हुए किया है। मेरा कोई एआईसीसी ने ऐसे ही थोड़ी ना बनाया है, मैं वही कह रहा हूँ, एनालिसिस करके ही बनाया है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना भाई, योग्यता तो नो डाउट यू हैव, दैट इज अनडिस्पेंसेबल, वो दिखता है। दूसरा मैं एक बात बताऊँ डॉक्टर साहब, इन दिनों एक खबर चली बड़ी, मतलब है ना 2 दिन से बड़ी बूस्ट इन चल रही है। भाटी परिवार के हेमंत भाटी ने, जो वो भी दक्षिण से ही टिकट मांग रहे हैं, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया आपके लिए, जो हमने सुना था किसी न्यूज़ चैनल पे। उन्होंने कहा कि राजकुमार जयपाल पर आपराधिक मामले हैं, और राजकुमार जयपाल जो है भाई मर्डर के केस चल चुका है, और बहुत सारे ऐसे आरोप लगाए। तो वो उस चीज़ का बड़ा रिएक्शन आया लोगों में भी, और अल्टीमेटली आपने भी इस चीज़ को, कि आपको नहीं लगा ये इस चीज़ पे क्या टेक है, आपको नहीं लगा इससे नुकसान हुआ? मेरे को हंसी आती पार्टी को, या जो बरसों पुराना केसेस थे, हाँ, और जिसमें अदालत ने ही मुझे दोषी नहीं माना, और उसके बाद तो 2008 में एआईसीसी ने, पीसीसी ने मुझे कांग्रेस का टिकट दिया है। ये तो अनफॉर्चुनेट पार्ट था कि 2008 में मेरे को टिकट मिला, और 2008 में ट्रायंगुलर फाइट थी, इसलिए मैं लूज कर गया। तो जब 2008 में, उससे पहले, बरसों पहले ही मैं, जब अदालत ने मुझे दोषी नहीं माना, तो ये सिर्फ एक प्रतिद्वंदता, मेरी छवि खराब करने के लिए, उनको मालूम था कि मुझे टिकट मिलने वाला है, इसलिए उन्होंने ये किया है। और आपको शायद मालूम है, नहीं मालूम है कि कल मैंने एक मानहानि का दावा 499 500 में क्रिमिनल केस उनके खिलाफ लिख दिया, जिसमें 2 साल की सजा है। और मैं, ये जो मेरी छवि खराब की है, उससे मैं बहुत आहत हूँ, और इसलिए मैंने क्रिमिनल केस किया उनके खिलाफ। लेकिन एक बात बताऊँ मैं, आप बहुत, यू आर अ वेरी डिसेंट फेलो। आपको नहीं लगता है ये चीज़ करके आपने कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी नुकसान हो गया इसमें? आप इसको रेजिस्ट कर सकते थे, आप बहुत सहनशील और बहुत कंफर्टेबल नेचर के इंसान है। अगर आप ये नहीं करते तो, और बाद में इस चीज़ को किया जाता, इससे राजनीतिक फायदा तो देखिए उनको भी नहीं मिला। उन्होंने भी एक मतलब वाइट बॉल खेल लिए, है ना, और उन्होंने भी एक गलती कर ली, और उस पर फिर आपने ये जो किया, ये इससे आई होप यू आर गेटिंग मैं आप सही कह रहा हूँ। श्योर। लेकिन देखो, आप भी टिकट मांग सकते हो, मैं मांग सकता हूँ, कोई भी कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता टिकट मांग सकता है। मैं मेरी बात करूँ ना, मैं किसी और का नेगेटिव क्यों सोचूं? और मैं सिर्फ कांग्रेस से नहीं, अन्य सोशल संस्थाओं से, स्पोर्ट्स संस्थाओं से, पोल्ट्री संस्थाओं से, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से और अन्य संस्थाओं से जुड़ा हूँ। तो उसमें विपरीत मेरी छवि बनी थी, इसीलिए मैंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, और मुझे उम्मीद है इसमें 2 साल की सज़ा होगी। आप इसको, अगर कोई शीर्ष नेता बैठता है या कोई ऐसा रास्ता निकल जाता है, तो आप इसको पार्टी तुम्हें कंपाउंड कर लेंगे बैठ के? ये तो डिपेंड, देखिए मैं बड़ी एक फ्रूटफुल बात कह रहा हूँ, क्योंकि आप एक बहुत जिम्मेदार नेता हैं, बहुत जिम्मेदारी से कांग्रेस में एक जिम्मेदार चेहरा है ना, जो भी राष्ट्रीय स्तर की कमेटी तक में है। तो मेरे ख्याल में अगर इस तरह का माहौल बनता है तो कैन यू कंपाउंड इट? मेरा ये कहना है कि जो उन्होंने इतने संगीन जो मेरे पे लगाए हैं आरोप, मतलब देखो, अब राहुल गांधी ने सिर्फ नाम, ये राहुल गांधी पे भी 499 500 धारा लगी थी। अच्छा, ये वही धारा है? ये वही धारा है। और उन्होंने तो सिर्फ एक नाम, मोदी नाम लेकर वो किया था। इन्होंने तो मेरे पे इतना संगीन आरोप लगाया है, जिसमें कि अदालत मुझे दोषी नहीं माना है, बिल्कुल दोषी नहीं माना है। तो इसलिए ये बड़ा संगीन मामला, और मैं बहुत आहत हूँ इससे। अब वो कोई एआईसीसी या प्रदेश कांग्रेस को इंटरफेयर करती है, तो जब उस समय देखा जाएगा क्या होता है।
दैट विल बी इंटेलिजेंट इनफ, है ना। और उनको भी ये इंटेलिजेंस दिखानी चाहिए मेरे हिसाब से। आपकी उसके बाद उनसे बात नहीं हुई नहीं, कहीं भी किसी भी तरह से? नहीं। चलिए, मतलब उनको भी इंटेलिजेंस दिखानी चाहिए। ये चीज़ मुझे लगता है इट इज़ बेनिफिशियल फॉर हिम ऑल्सो, है ना, और एंड फॉर द पार्टी ऑल्सो। एक और डायरेक्ट सवाल, आपका अजमेर की बीजेपी में मतलब थोड़ा अजीब सा है ना, लेकिन जस्ट एंजॉइंग द मोमेंट, आपका अजमेर की बीजेपी में फेवरेट नेता कौन है? मतलब कौन, किसकी कार्यशैली अच्छी लगती है आपको, मेयर की या? हाँ, बीजेपी में। अच्छा, मतलब देखिए, लिविंग पार्टी लाइन्स असाइड, अच्छा, पर्टिकुलर पर्सन की बात, पर्टिकुलर पर्सन कौन अच्छा है, हु इज गुड? मैं As per ऐसे the- मेरे संबंध भी बहुत अच्छे हैं। हाँ। वकार सिंह जी लखावत को मैं अच्छा बीजेपी लीडर मानता हूँ, और जिन्होंने कभी भी बीजेपी या कांग्रेस नहीं देखा, और उनका जो विजन था जब वो यूआईटी चेयरमैन थे, उनका विजन यही था कि किस तरह से अजमेर का डेवलपमेंट हो। मैं जहाँ अपने बीजेपी की पर्सनली, बात हाँ। और कांग्रेस लीडर्स में किसको अपना आदर्श मानते हैं? राजीव गांधी जी को, स्वर्गीय राजीव गांधी जी मेरे मेंटोर हैं, मैं उनको लीडर मानता हूँ। उन्होंने ही एक नारा दिया था कि टेक्नोक्रेट्स और डॉक्टर्स पॉलिटिक्स में आने चाहिए। उन्हीं के कहने से मैं पॉलिटिक्स में आया, और उन्होंने ही मुझे डायरेक्ट टिकट दिया था और मैं जीत के आया था। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हॉराइजन हिंद की तरफ से आपको डॉक्टर साहब। ईश्वर करे आपको इस बार मौका मिले और आपको विधायक बनता हुआ देखें, क्योंकि बहुत सालों से इंतजार हो रहा है एक ऐसे नए चेहरे, मतलब एक ऐसे स्टेबल चेहरे का, एक पढ़े लिखे चेहरे का, जो शायद ख़त्म हो जाए। तो नरेश जी, आप सही कह रहे हो, और थैंक यू, आपने बुलाया। मैं डेली हॉराइजन हिंद के जो आपके ब्लॉग आते हैं, आपके जो मीडिया पे मैं देखता रहता हूँ, और जो आप ज्वलंत मुद्दे उठाते रहते हैं अजमेर के, राजस्थान के, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से आप, क्योंकि आप खुद अजमेर के रहने वाले हैं, अजमेर में पढ़े लिखे हैं, तो इसी तरह से आप अजमेर के मुद्दे उठाते रहें। राजनीति अलग बात है, लेकिन मैं आपको इस बात की बधाई देता हूँ कि आपने हमेशा जो ज्वलंत मुद्दे हैं अजमेर के डेवलपमेंट के लिए उठाए हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर राजकुमार जयपाल। अगले एपिसोड में फिर किसी एफिशिएंट चेहरे से मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। थैंक यू।